students, myself Vishesh Chatwani. I am a chartered accountant and assistant professor in government college. आज की जो स्टार्टिंग आप बैकग्राउंड देख रहे हैं थोड़ी सी अलग है, जैसे एज यूजुअल हुआ करती है। तो मैं आपको लाया हूँ गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के ऑफिशियल वेब पोर्टल पे। क्यों ज़रूरत पड़ी? क्योंकि हम जो राजस्थान सर्विस रूल सीख रहे हैं उसमें जो आज अपना चैप्टर है, चैप्टर 13, वो है वैदेशिक सेवा, फॉरेन सर्विस। फॉरेन सर्विस जब हम सुनते हैं तो पहली बार में दिमाग आता है कि हमें फॉरेन में सर्विस पे जाना होगा, पर ऐसा नहीं है। आप पाएंगे कि कर्मचारी को कभी कभी कुछ विशेष परिस्थितियों में सरकारी विभाग की जगह कुछ ऑटोनोमस बॉडी या कहें सेमी ऑटोनोमस बॉडीज़ में जो स्वायत्त शासी संस्थाएं होती हैं वहाँ भेजा जाएगा, या किन्हीं बोर्ड या निकायों में भेजा जाएगा। तो ऐसे भेजे जाने को, या PSUs या पब्लिक सेक्टर यूनिट्स या अंडरटेकिंग्स वहाँ भेजा जाएगा, तो इसे वैदेशिक सेवा में भेजा जाना कहा जाएगा। तो बाद में जब ये एक्चुअली आगे वीडियो चलेगा और जब अपन MCQ सॉल्व करेंगे तो मैं केवल फॉरेन सर्विस आपको बोलूँगा। लेकिन फॉरेन सर्विस का मतलब क्या होगा? कुछ खास तरह के बोर्ड, कॉरपोरेशंस या PSUs में भेजा जाना। तो उसकी एक बार लिस्ट आप गो थ्रू कर लीजिए, ठीक है। इनमें से कहीं पे भी भेजा जाना, जैसे कुछ एक ए से नाम पढ़े तो अजमेर डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये सब आप पढ़ सकते हैं। मैंने आपको एड्रेस दे ही दिया है, आप ये स्क्रीन के ऊपर जो वेब एड्रेस आ रहा है उससे भी, URL से भी समझ सकते हैं। बट एक बार जनरल बताने के लिए मैं पढ़ देता हूँ कुछ नाम। अजमेर डेवलपमेंट अथॉरिटी अजमेर, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, बोर्ड ऑफ रेवेन्यूज़, ये सारे। इसके बाद ये जितनी भी लिस्ट आप देख रहे हैं, इस लिस्ट के अंदर आप राजस्थान रोडवेज जो होता है, राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, वो भी पाएंगे, रिको पाएंगे, नेशनल आयुष मिशन पाएंगे, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी जिसको JDA बोलते हैं वो पाएंगे, राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन पाएंगे, राजस्थान मेडिकल काउंसिल है, और देखिए ना कितने सारे स्क्रीन पे हैं। राजस्थान का टैक्स बोर्ड है। क्योंकि जब मैं खुद ढूंढ रहा था कि फॉरेन सर्विसेज में कौन से हैं, तो ये इतने सारे नाम हैं। राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड है, ऐसा लास्ट में राजस्थान विद्युत उत्पादन लिमिटेड है, राजस्थान विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, AVNL, JVNL, इतने सारे बोर्ड्स हैं, इतने सारे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं। इनमें अगर एक सरकारी कर्मचारी को भेजा जाएगा तो कहा जाएगा कि उसे वैदेशिक सेवा पे भेजा जा रहा है। अब कैसे भेजा जाएगा, क्या नियम होंगे, आने जाने का खर्चा कौन देगा, क्या एम्प्लॉय से पूछना पड़ेगा, इन सब के लिए आपको वीडियो अब देखना पड़ेगा। तो फॉरेन सर्विस को समझ लेने के बाद पहला क्वेश्चन ये है कि वैदेशिक सेवा के लिए कर्मचारी की सहमति आवश्यक है, आवश्यक नहीं है, हो तो उचित है, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको क्या लगता है कि जब उसे फॉरेन सर्विस के लिए डेप्यूट किया जाएगा, डेप्यूटेशन पे भेजा जाएगा, तो एम्प्लॉय की कंसेंट ज़रूरी है कि नहीं? तो यस, ज़रूरी है। मोटे तौर पर नियम आप याद रखिए कि कर्मचारी की सहमति लेकर ही उसे डेप्यूटेशन पे भेजा जाएगा। अभी और देखते हैं इसको। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि सरकार के पूर्ण या आंशिक नियंत्रण वाले निगम या निकायों में कर्मचारियों के स्थानांतरण के लिए उनकी सहमति। अब ये कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि जिस कहें कॉरपोरेशन में या जिस बॉडी में, जिस ऑटोनोमस बॉडी में उसे भेजा जा रहा है वो ऐसी है जिस पर गवर्नमेंट का पूर्ण या आंशिक नियंत्रण है, फुल या पार्शियल कंट्रोल है, तो वहाँ पे डेप्यूटेशन के लिए भेजते समय कर्मचारी की कंसेंट ज़रूरी है या नहीं है? तो आंसर है नॉट नेसेसरी। अगर गवर्नमेंट को लगता है भेजना ज़रूरी है तो एम्प्लॉय की कंसेंट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट उसे ऑर्डर करेगी और उसे डेप्यूटेशन पे भेज देगी, उसे जाना पड़ेगा, सिंपल। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ये अब दोनों पहले और दूसरे क्वेश्चन का आंसर नियम यहाँ लिखा है। नियम 141 में क्या लिखा है? वैदेशिक सेवा के लिए कर्मचारी की सहमति। जनरल रूल क्या है कि किसी राज्य कर्मचारी को उसकी इच्छा के विरुद्ध वैदेशिक सेवा में स्थानांतरित नहीं किया जाएगा। तो जनरली तो ये लिखा है कि उसे फॉरेन सर्विस में बिना उससे पूछे डेप्यूट नहीं किया जाएगा, लेकिन आगे ये भी लिखा है कि किंतु यह नियम उन राज्य कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। ये जो कंसेंट लेने वाला नियम है ये तब लागू नहीं होगा जिनकी सेवाएं किसी ऐसे निगम या निकायों में ट्रांसफ़र करनी हो जिन पर सरकार का स्वामित्व हो, नियंत्रण हो, चाहे पूरी तरह से हो या आंशिक रूप से हो, या ऐसे मामलों में जहां कर्मचारी का स्थानांतरण ऐसी सेवा में करना हो जिसका भुगतान राजस्थान पंचायत समिति
एवं जिला परिषद अधिनियम 1959 जो कि 1959 का 37वां अधिनियम है, उसके अंतर्गत गठित पंचायत समिति और जिला परिषद निधि से किया जाता हो। तो इतना क्या लिखा है, देखिए इसमें ये लिखा है कि अगर ऐसी ऑटोनोमस बॉडी में आपको भेजा जाता है या कहें ऐसी बॉडी में भेजा जाता है, ऑटोनोमस तो फिर अलग ही सीन हो जाएगा, ऐसी बॉडी में भेजा जाता है या ऐसे निगम या निकाय में आपको बोर्ड या कॉर्पोरेशन में भेजा जाता है जिस पे गवर्नमेंट का फुल या पार्शियल कंट्रोल है, या आपको किसी पंचायत समिति या जिला परिषद में भेजा जाता है, आपको भुगतान भी वहाँ से किया जाता है, तो उस केस में कर्मचारी की कंसेंट की ज़रूरत नहीं है, कर्मचारी से कंसेंट नहीं लिया जाएगा। गवर्नमेंट जनहित में आवश्यक समझते हुए आपको वहाँ डेपुटेशन पे भेज सकती है, ठीक है, बी रेडी फॉर दैट। तीसरा क्वेश्चन कहता है वैदेशिक सेवा पर गए कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति के दौरान ही मूल संवर्ग में पदोन्नति की वरीयता में आने पर, ये कह रहे हैं कि मान लो कि अगर किसी कर्मचारी को फॉरेन सर्विस पे भेज दिया गया, उसे डेपुटेशन पर भेज दिया गया, इस दौरान ही जिस पेरेंट कैडर का वो है, जहाँ का बेसिकली वो बंदा है, वहाँ अगर प्रमोशन में उसका नंबर आ गया तो ऑप्शन ए उसे पदोन्नति दी जा सकती है, ही कैन बी प्रमोटेड। बी ऑप्शन कहता है मूल संवर्ग में, यानी जिस पेरेंट कैडर का है वो, पेरेंट कैडर में उसके कनिष्ठ की पदोन्नति की तिथि से उसे पदोन्नति दी जाएगी। सी में लिखा है उपयुक्त दोनों और डी में लिखा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए सर, उसे प्रमोशन के लिए कंसीडर किया जाएगा और साथ में ये भी कंसीडर किया जाएगा कि उसके जूनियर को प्रमोशन दिया जा रहा है या उसको प्रमोशन दिया गया है। तो ये दोनों ही बातें सही हैं कि अगर आप फॉरेन सर्विस में चले गए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना प्रमोशन का अधिकार खो देंगे। अगर आपका प्रमोशन में नंबर आ रहा है तो बिल्कुल आपका बॉस इन द सेंस यहाँ पे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कहा जाता है, वो आपको कंसीडर करेगा। मैं इसका नियम आपको पढ़ के बता देता हूँ। वैदेशिक सेवा में गए सरकारी कर्मचारी की मूल संवर्ग में स्थायी या स्थानापन्न रूप से पदोन्नति, ये बेसिकली हेडिंग है। आप ये तो समझ रहे होंगे कि इसके अंदर एक एक शब्द ऐसा जनरल लाइफ में बोले जाने वाला शब्द नहीं है, वहाँ हर शब्द का मीनिंग है। फॉरेन सर्विस में अगर कोई गवर्नमेंट कर्मचारी गया है और पेरेंट कैडर में जो परमानेंट पोस्ट उसने होल्ड कर रखी थी या जो ऑफिशिएट पोस्ट उसने होल्ड कर रखी थी, उसमें प्रमोशन अगर आ गया तो नियम क्या कहता है कि वैदेशिक सेवा में स्थानांतरित एक कर्मचारी, आप मेरे साथ साथ पढ़िए, स्थानांतरित एक कर्मचारी उस कैडर या कैडर्स में रहेगा जिसमें वह अपने स्थानांतरण से पूर्व, जिसमें वो बिफोर ट्रांसफ़र या बिफोर डेपुटेशन स्थायी के लिए क्या वर्ड आ रहा है, स्थायी के लिए वर्ड आएगा परमानेंट या सब्सटेंशिएटिव, और या वो ऑफिशिएटिंग कैपेसिटी से शामिल था, ठीक है, या तो सब्सटेंशियली पोस्टेड था या ऑफिशिएट के रूप में पोस्टेड था, तथा उसे उन संवर्गों में स्थायी या स्थानापन्न रूप से ऐसी पदोन्नति दी जा सकती है जो पदोन्नति का आदेश देने में सक्षम प्राधिकारी विनिश्चित करे। मतलब अगर जो सक्षम प्राधिकारी हैं वो उसे कंसीडर करना चाहें तो डेफिनेट कंसीडर कर सकते हैं। आगे ये भी लिखा है कि जो प्रमोशन देने के लिए अधिकारी हैं वो किन बातों का ध्यान रखेंगे। फर्स्ट, कि वो फॉरेन सर्विस में जो काम कर रहा है उस कार्य की प्रकृति क्या है, द नेचर ऑफ द वर्क परफॉर्म्ड इन फॉरेन सर्विस, कि वो फॉरेन सर्विस में अभी कैसा क्या काम कर रहा है। सेकंड, जहाँ पदोन्नति का प्रश्न पैदा होता है वहाँ उसके संवर्ग में निम्न व्यक्ति को दी गई पदोन्नति, साथ ही साथ जो उसके कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैं वो ये भी देखेंगे कि जो जूनियर को प्रमोशन दिया गया है उसी कैडर में जूनियर को अगर प्रमोशन दिया गया है तो वो इस बात का भी प्रमोशन देते समय उस बात को विचार करेंगे। तो मोटे तौर पे बात क्या हुआ, आपको प्रमोशन दिया जा सकता है पेरेंट कैडर में। डेपुटेशन पे चले गए इसका मतलब ये नहीं कि आपका प्रमोशन का राइट चला गया। चौथा क्वेश्चन है, जोधपुर में कार्यरत एक कर्मचारी को राजस्थान वित्त निगम जयपुर में प्रतिनियुक्त किए जाने के फलस्वरूप 12 मई 2021 को पैतृक विभाग में मध्याह्न पश्चात कार्यमुक्त कर दिया जाता है। ठीक है, तो अब आप यूँ समझिए कि बेसिकली बंदा जोधपुर में था, ठीक है, जोधपुर के किसी सरकारी विभाग में था, वहाँ से उसे भेज दिया गया है राजस्थान फाइनेंस कॉरपोरेशन जयपुर में, ठीक है, वहाँ से उसे रिलीव करके यहाँ पे उसे ज्वाइन करने के लिए भेज दिया गया है। अब स्टोरी क्या है, 12 मई 2021 को वो अपने पैतृक विभाग से मध्याह्न के पश्चात कार्यमुक्त किया जाता है। तो 12 मई तक उसने ड्यूटी करी,
12 मई तक दिन में या शाम तक उसने ड्यूटी करी, उसके बाद वो फ्री हो गया। ठीक है, तो इसका 12 मई को यहाँ से मामला ख़त्म हो गया। अब 13 मई से उसका ज्वाइनिंग पीरियड शुरू हो गया। 13 मई से उसका ज्वाइनिंग पीरियड शुरू हो गया। अब देखें वो कब ज्वाइन करता है, तो उसने ज्वाइनिंग टाइम का उपभोग किया, इसलिए पहले मैंने पिछला वीडियो ज्वाइनिंग टाइम पे बनाया था। उसने ज्वाइनिंग टाइम का उपभोग किया और 23 मई को वो यहाँ पे रिपोर्ट करता है। मान लेते हैं कि इसने लिखा नहीं है, पर अपन मान लेते हैं कि 23 मई को इसने मॉर्निंग में यहाँ रिपोर्ट कर दिया। तो अब ये क्वेश्चन ये पूछने वाला है आपसे, क्योंकि मैंने क्वेश्चन बनाया है तो मुझे तो पहले ही पता है क्या पूछेगा। 13 मई से लेकर 22 मई की कहानी के बारे में पूछेगा। तो आपको बात समझ में हो गई। जोधपुर इसका पेरेंट कैडर था, राजस्थान फाइनेंस कॉरपोरेशन इसका बोरोइंग कैडर है, जो बोरोइंग अथॉरिटी है वो है। वहाँ से वहाँ तक जाने को अपन फॉरेन सर्विस बोलते हैं। फॉरेन सर्विस में ये गए हैं और इन्होंने 12 मई तक चार्जेस हैंड ओवर कर दिए होंगे शाम को। 13 मई से इनका ज्वाइनिंग टाइम शुरू हो गया, क्योंकि किसी पोस्ट को ज्वाइन करने के लिए या ट्रांसफ़र के केस में जो समय मिलता है उसे ज्वाइनिंग टाइम बोलते हैं। 13 मई से इनका ज्वाइनिंग टाइम शुरू हो गया। 23 मई को इन्होंने जाके वहाँ पे रिपोर्ट किया है। ठीक है, जिन्होंने बोरो किया है वहाँ जाके रिपोर्ट किया है। तो 13 मई से लेकर 22 मई तक का जो समय है, क्वेश्चन पूछता है तो 13 मई से लेकर 22 मई तक का ये जो ज्वाइनिंग टाइम की सैलरी है वो राजस्थान वित्त निगम से प्राप्त करेगा। मतलब जहाँ पे वो गया है, जिसको विदेशी नियोजक बोलते हैं, जिसको फॉरेन एम्प्लॉयर बोलते हैं, वो वहन करेगा। सेकंड कह रहा है कि 23 मई से वेतन वो राजस्थान वित्त निगम से वेतन प्राप्त करेगा। ये तो बी बात तो है ही है कि उसके बाद हम वहाँ चले गए तो वहाँ से अपना वेतन प्राप्त करेंगे। मई महीने का पूरा वेतन वो राजस्थान वित्त निगम से प्राप्त करेगा। तो ये कह रहा है कि पूरा मई का मई वही विदेशी नियोजक वहन करेगा, या ये कह रहा है कि नहीं मई महीने का पूरा वेतन पैतृक विभाग से प्राप्त करेगा। तो इन चारों बातों में से कौन सी सही है? तो आप ये बात समझिए कि जिन्होंने बुलावा भेजा है आपको, जिस संस्थान ने आपको बुलावा भेजा है, ज्वाइनिंग टाइम का तनख्वाह वही, ज्वाइनिंग टाइम का जो भी भाड़ा भत्ता, जो भी खर्चा होता है, जो भी इस समय का सैलरी बनेगा, वो सब ये विभाग भुगतेगा, राजस्थान फाइनेंस कॉरपोरेशन भुगतेगा। इसमें से ए बिल्कुल सही है कि 13 मई से लेके 22 मई तक का ज्वाइनिंग टाइम का जो सैलरी है वो राजस्थान वित्त निगम से वो प्राप्त करेगा। बहुत टाइम से स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही थी कि सर हमारी जूनियर अकाउंटेंसी की तैयारी कैसे चल रही है, हम उस तैयारी को देखना चाहते हैं। तो अगर आप कुछ क्वेश्चन बैंक या सैम्पल पेपर बना देते तो नाउ आप कह सकते हैं इंतज़ार पूरा हुआ। और अकाउंटेंसी का क्वेश्चन बैंक मैंने रेडी कर दिया है और वो अब अवेलेबल है। उसके अंदर 3000 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों भाषाओं में दिए गए हैं। आप किसी भी स्ट्रीम के हों, लैंग्वेज के स्टूडेंट रहे हों, आप आराम से क्वेश्चंस को समझ पाएंगे। बाकी कर पाएंगे या नहीं वो तो आपकी तैयारी से पता लगेगा। क्वेश्चंस में थ्योरी क्वेश्चंस और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस दोनों दिए हैं, क्योंकि पता नहीं है कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। और हमें तो एक एक क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि एक क्वेश्चन 3 नंबर का है तो एक क्वेश्चन खेल बना सकता है, बिगाड़ सकता है। सारे MCQs मैंने टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, तो आप अपनी टॉपिक वाइज तैयारी दे सकते हैं। फुल कवरेज दिया है। और अगर बाय द वे क्वेश्चन का आंसर आपको समझ नहीं आता या आपको लगता है कि इसका आंसर कुछ अलग होना चाहिए, तो आप ये जो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे आ रहा है पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं डेफिनेट उसका आपको आंसर करूँगा। और ये सब मात्र 99 रुपये में अवेलेबल है, तो कम रेट पे ही है, तो आप आराम से अपनी तैयारी चेक कर सकते हैं। अकाउंटेंसी के बाद जो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं मैं उनके भी क्वेश्चन बैंक रिलीज़ करूँगा। अभी राइट नाउ जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, अकाउंटेंसी का क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है और इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। 5वां क्वेश्चन कहता है कि ये जो प्रतिनियुक्ति शब्द आप बार बार सुन रहे हैं, जिसको डेप्यूटेशन बोल रहे हैं, उसमें क्या शामिल है? ए, अस्थायी आधार पर स्थानांतरण द्वारा विशिष्ट समय अवधि के लिए की गई नियुक्तियां। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि डेप्यूटेशन का मतलब ये होता है कि जिसमें अपॉइंटमेंट किए जाएं टेम्परेरी बेसिस पे। यानी ए ऑप्शन क्या है? अपॉइंटमेंट्स मेड ऑन द टेम्परेरी बेसिस बाय ट्रांसफर फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है। सेकंड है स्थायी स्थानांतरण, परमानेंट ट्रांसफर, तो डेप्यूटेशन का मतलब ये नहीं होता। थर्ड है मर्जर इन द इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन एम्प्लॉयमेंट, वैदेशिक नियोजक की संस्थान में विलीनीकरण, ये भी शामिल नहीं होता। फोर्थ ऑप्शन है परमानेंट अपॉइंटमेंट मेड बाय ओपन रिक्रूटमेंट, ये भी शामिल नहीं है। सर डेप्यूटेशन का बेसिकली मतलब है कि एक एम्प्लॉय को दूसरी जगह भेजा जाए और प्योर टेम्परेरी बेसिस पे भेजा जाए। वो 1 साल हो सकता है, 2 साल हो सकता है, मैक्सिमम 4 साल होता है।
1 साल तक इसको बढ़ाया जा सकता है, तो इतनी ही अवधि के लिए उसे भेजा जाता है। तो उसमें टेन्योर फिक्स होता है, टेम्पररी बेसिस पे भेजा जाता है, और यूँ समझो भेजा जाता है वापस बुला लेने के लिए। बाकी ये जो कह रहे हैं कि परमानेंट ट्रांसफ़र हो जाए, तो फिर उसे जो ट्रांसफ़र कहेंगे उसे डेपुटेशन क्यों कहेंगे? या ये जो ए जगह थी उसका बी जगह में विलीनीकरण कर दिया जाए, तो ऐसा भी कुछ नहीं है सर। इसे भी अपन डेपुटेशन की कैटेगरी में नहीं रखते। और अगर ओपन रिक्रूटमेंट होता है, जहाँ पे खुली भर्ती निकाली जाती है और खुली भर्ती से किसी बंदे को अपॉइंट करते हैं, तो उसे भी डेपुटेशन नहीं कहेंगे, ठीक है सर। तो इसका आप सिंपल आंसर ए याद रख लीजिए। और वैसे इसके नियम सुन लीजिए कि इन संस्थाओं में, यानी जो वैदेशिक संस्थाएं हैं, उनमें प्रतिनियुक्ति, या जिसको वैदेशिक सेवा में भेजना बोलते हैं, उस पर निम्नांकित प्रावधान लागू होंगे। ये जो अभिव्यक्ति है, ये जो प्रतिनियुक्ति शब्द भेज रहे हैं, सुन रहे हैं आप, उसमें अस्थायी आधार पर स्थानांतरण द्वारा की गई नियुक्तियां ही आएंगी। आप देखिए ही शब्द पे जोड़ दीजिए, अस्थायी आधार पे वाली नियुक्ति ही आएंगी। और अगर इसको थोड़ा देखें, द टर्म डेपुटेशन विल कवर ओनली अपॉइंटमेंट मेड बाय ट्रांसफर ऑन अ टेम्पररी बेसिस, ठीक है, हाईलाइट किया हुआ है। इसके अलावा क्या नहीं शामिल है वो भी सुन लीजिए। इसके अंतर्गत स्थानांतरण द्वारा, यानी ये शामिल नहीं है, या अंतिम विलीनीकरण यानी एब्जॉर्प्शन द्वारा, ठीक है। मान लीजिए 2 विभाग हैं, एक विभाग को ख़त्म ही कर दिया गया, एक विभाग को ख़त्म कर दिया गया और वहाँ के एम्प्लॉयज़ को दूसरी जगह बुला लिया गया, और वो जो एब्जॉर्प्शन हुआ वो फिर डेपुटेशन का एग्जाम्पल नहीं है। स्थानांतरण द्वारा, अंतिम विलीनीकरण द्वारा, या खुले बाजार में प्रतिस्पर्धा द्वारा उक्त संस्थाओं में सीधी भर्ती से की गई स्थायी नियुक्ति शामिल नहीं है। तो अगर किसी संस्था के लिए भर्ती खोल के एम्प्लॉयज़ को बुलाया गया है, तो उसे भी डेपुटेशन नहीं कहा जाएगा। एक और बात है, एडिशनली है इसके अंदर, डेपुटेशन अलाउंस, जिसको ड्यूटी अलाउंस भी कहते हैं, वो होता है 1.5% ऑफ बेसिक पे। एम्प्लॉय की जो बेसिक पे है उसका 1.5% होगा, लेकिन ये 600 रुपये से ज़्यादा नहीं होगा। तो दोनों तो मतलब आप इसे सरल शब्दों में 600 रुपये समझ लीजिए, 600 रुपये से ज़्यादा आपको महीने का नहीं मिलेगा, ठीक है। तो 1.5% ऑफ बेसिक पे या 600 रुपये इस सीमा के अधीन हो, दोनों में से विच एवर इज लोअर है। चलिए नेक्स्ट कहता है, विधानसभा सचिवालय के अधिकारी को अन्यत्र विभाग में प्रतिनियुक्ति पर रहने की अवधि में, कोई ऑफिसर हो जो विधानसभा सचिवालय में था, तो मान लीजिए कि किसी और डिपार्टमेंट में डेप्यूट किया जाता है, तो क्या होगा? ए ऑप्शन, मूल पद के वेतन के साथ साथ विधानसभा सचिवालय के पद पर प्राप्त विशेष वेतन नहीं मिलेगा। ए ऑप्शन कह रहा है, थोड़ा शोर आ रहा है, बट ए ऑप्शन कहता है मूल पद के वेतन के साथ जो विधानसभा सचिवालय के पद पे उसको स्पेशल सैलरी मिल रही थी वो नहीं मिलेगी। ये बात बिल्कुल सही लिखी हुई है। सेकंड, प्रतिनियुक्ति काल में प्रतिनियुक्ति वेतन देय होगा, ठीक है, वो तो मिलना ही है, या प्रतिनियुक्ति भत्ता बोलना चाहिए था इसको, कि प्रतिनियुक्ति भत्ता देय होगा, तो ये मिल जाएगा आपको, तो कोई दिक्कत नहीं है। डीए वगैरह में मिलता ही है। उपयुक्त दोनों बिल्कुल सही है, सी आ जाएगा इसका। कि एक बार इसको इंग्लिश में पढ़े, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द ऑफिसर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली सेक्रेटरीट बीइंग ऑन डेपुटेशन एट डिपार्टमेंट एल्सवेयर, तो क्या होगा, उसको पहले जब वो लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा सचिवालय में जब वो, तो उसे वहाँ जो स्पेशल पे मिलता था वो अब उसे नहीं मिलेगा। ये बात सही है। और डेपुटेशन पे, उसको जो डेपुटेशन पे है या जो डेपुटेशन अलाउंस है वो तो मिलना ही मिलना है। और तो बोथ ऑफ द अबव उसका सही आंसर हो गया। और इसका नियम संबंधित पढ़ लेते हैं। आप जरूरी समझे तो स्क्रीनशॉट ले लिया करें। नियम क्या कहता है पूरा, राजस्थान सचिवालय, राज्यपाल सचिवालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान विधानसभा के अधिकारी एवं कर्मचारी जब कभी प्रतिनियुक्ति में भेजे जाएंगे तो प्रतिनियुक्ति काल में वह विशेष वेतन नहीं मिलेगा जो वो इन स्थानों पर जो उन स्थानों पर वो प्राप्त कर रहे थे। जैसे सचिवालय भत्ता उन्हें तब मिल रहा था जब वो सचिवालय में थे, अब वो सचिवालय में तो है ही नहीं, तो उनको वो नहीं मिलेगा। प्रतिनियुक्ति काल में यानी जो डेपुटेशन का पीरियड है, कि जब वो फॉरेन सर्विस में चले गए तो वहाँ जो फॉरेन सर्विस में वो पोस्ट होल्ड करेंगे वो मिलेगा। ऑब्वियस सी बात है, पोस्ट तो ज्वाइन करेंगे, उनको सैलरी मिलेगी और जो भी डेपुटेशन का अलाउंस है, डेपुटेशन का सैलरी है वो मिलेगा। हाँ, यदि ऐसा अधिकारी या कर्मचारी अधिकतम प्रतिनियुक्ति अवधि जो कि 4 वर्ष की होती है, मैंने अभी डिस्कस किया था कि 4 साल के लिए मैक्सिमम आपको डेप्यूट किया जाता है,
उसके बाद अगर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से प्रतिनियुक्ति पर ही रुकता है तो उसे वो वेतन आदि मिलेगा जो वह अपने विभाग या सचिवालय में प्रतिनियुक्ति से वापस लौट आने पर प्राप्त करने का अधिकारी होता है। तो अगर सपोज कीजिए कि 4 साल के डेप्यूटेशन के हो जाने के बाद भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के कहने पे आप वहाँ रुकते हो तो आप उनके कहने पर रुक तो जाओगे, लेकिन तब आप कहोगे कि मुझे वही स्पेशल पे वगैरह मिलना चाहिए जो अगर मुझे मिलता अगर मैं लौट जाता। तो इन केस यानी शुरुआत के 3-4 साल में आपको कोई स्पेशल पे नहीं मिलेगा, फिर भी 4 साल के बाद अगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के कहने पे आप वो रुकते हो तो फिर रुकोगे तो आप वहाँ पे, लेकिन तब आपको फिर स्पेशल पे अलाउ कर दिया जाएगा क्योंकि फिर आपका डेप्यूटेशन अलाउंस बंद कर दिया जाएगा। तो फिर आपको स्पेशल पे अलाउ कर दिया जाएगा कि मानो अगर वहाँ आप लौट गए होते तो आपको क्या मिल रहा होता। 7 क्वेश्चन कहता है वैदेशिक सेवा अवधि में कर्मचारी को मकान किराया भत्ता जिसको HRA बोलते हैं और शहरी क्षतिपूरक भत्ता जिसको CCA बोलते हैं वो प्राप्त होगा। मतलब जब आप मान लीजिए कि अपने पेरेंट डिपार्टमेंट से फॉरेन डिपार्टमेंट में चले गए तो आपको चिंता हो रही है कि वहाँ HRA मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या जो सिटी कंपनसेंट्री अलाउंस है वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आप खुश हो जाइए, न केवल मिलेगा बल्कि दोनों में से जो ज़्यादा हो वो मिलेगा आपको। अगर सपोज़ कीजिए कि पेरेंट डिपार्टमेंट में मान लीजिए 9% HRA मिल रहा था और मान लेते कि किसी वजह से या रूलिंग्स के चलते फॉरेन जहाँ आप जा रहे हैं, फॉरेन मतलब विदेश नहीं है, मतलब दूसरे विभाग में आप जा रहे हैं, वहाँ पे 12% HRA का नियम है तो आप 12% HRA एंजॉय करेंगे। तो ऑप्शन सुन लीजिए, अब तो मैं जवाब तो दे ही दिया। वैसे आपको HRA और CCA मिलेगा वैदेशिक नियोजक के नियमों के अनुसार जहां आप जा रहे हैं वहां के नियमों के अनुसार, B पैतृक विभाग के नियम अनुसार यानी जहां से आप जा रहे हैं वहां के नियम के अनुसार, या C वैदेशिक अथवा पैतृक विभाग के नियमों में से जो भी कर्मचारी के लिए अधिक लाभदायक हो। तो बिल्कुल सर, जो भी कर्मचारी के लिए अधिक लाभदायक हो वो चलेगा और इसका आंसर C रहने वाला है। एक बार इससे मिलती जुलती बातें सुन लीजिए। मकान किराया भत्ता उधार लेने वाली सरकार हो सकता है, मतलब आपको दूसरी गवर्नमेंट में भेजा जाए, या उधार लेने वाले विदेशी नियोजक अथवा उसकी पैतृक सरकार के नियमों में से जो भी कर्मचारी के लिए अधिक लाभदायक हो प्राप्त कर सके। एक होता है परियोजना भत्ता, ये एडिशनल लिखा है, पढ़ देते हैं। परियोजना भत्ते में क्या लिखा है? परियोजना भत्ता जिसमें रेगिस्तान भत्ता भी शामिल है, प्रतिनियुक्ति पर वैदेशिक सेवा में कार्यरत एक कर्मचारी को प्रोजेक्ट अलाउंस भी मिलेगा और ये डेप्यूटेशन अलाउंस के अलावा होगा अगर वो प्रोजेक्ट अलाउंस उस क्षेत्र में प्रभावशील है। तो यूँ समझ लीजिए कि आपके लिए खुशखबरी ये है कि आप वहाँ जाएंगे आपको डेप्यूटेशन अलाउंस तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर उस विभाग में उस क्षेत्र में प्रोजेक्ट अलाउंस भी चलता हो जिसमें रेगिस्तान अलाउंस भी उसमें से एक उसी तरह का है तो वो भी आपको मिलेगा। देखते हैं वैदेशिक सेवा पर एक कर्मचारी को यात्रा भत्ता निम्न अनुसार प्राप्त होगा। जो TA होता है, ट्रैवलिंग अलाउंस होता है, वो भी दोनों में से जो भी आपके लिए अधिक लाभदायक हो। तो बड़े आसान से नियम है, जल्दी से आपको एक तो आप जहाँ जा रहे हैं वैदेशिक नियोजक के नियम चलेंगे, B जहाँ से आप जा रहे हैं पैतृक विभाग के नियम चलेंगे, या C ऑप्शन है वो नियम चलेंगे जो कर्मचारी के लिए ज़्यादा लाभदायक हो। तो दोनों में से जो भी आपके लिए अधिक लाभदायक हो आप उसका चयन कर सकते हैं। D इसका आंसर रहेगा। अगेन यात्रा भत्ते के लिए तो ये नियम है ही है और यही नियम शहरी क्षेत्र पूरक भत्ते के लिए है, ये पहले आ चुका है। दोनों में से जो भी अधिक आपके लिए लाभदायक हो। नेक्स्ट कहता है 9th पॉइंट, वैदेशिक सेवा पर एक कर्मचारी को चिकित्सा सुविधा निम्न अनुसार प्राप्त होगी। तो क्या मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी, और अगर मिलेगी तो वैदेशिक नियोजक के नियम अनुसार मिलेगी कि पैतृक विभाग के नियम अनुसार मिलेगी, या उस तरह से मिलेगी जो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद हो। तो डेफिनेटली आप उस ऑप्शन का चयन कीजिएगा जो आपके लिए अधिक लाभदायक हो। तो अगेन बैक टू बैक 3 क्वेश्चन एक जैसे ही आ गए तो बड़ा आसान रहा निपटाना उनको। चलिए, चिकित्सा सुविधा में नियम है, चिकित्सा सुविधा भी एक कर्मचारी को दोनों नियमों में से अधिक लाभदायक नियमों के अनुसार दी जा सकेगी। मेडिकल कंसेशन शैल बी एडमिसिबल अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ द बोरोइंग गवर्नमेंट। जो बोरो कर रही है आपको, जो बुला रही है आपको, फॉरेन एम्प्लॉयर भी बोलते हैं उसे, और अंडर द रूल्स ऑफ द पेरेंट गवर्नमेंट विच एवर इज मोर बेनिफिशियल टू एम्प्लॉई। दोनों में से जो ज़्यादा फायदेमंद हो एम्प्लॉई के नज़रिए से, कर्मचारी के नज़रिए। अभी के लिए लास्ट क्वेश्चन आ रहा है, वैदेशिक सेवा में जाने
तथा प्रतिनियुक्ति अवधि समाप्ति पर पैतृक विभाग में लौटते समय, ठीक है, आप वहाँ गए और वहाँ से लौट के वापस आए, तो जो ज्वाइनिंग टाइम की सैलरी है और जो ज्वाइनिंग टाइम का यात्रा पे आपका खर्चा है वो भार किस पे होगा? वो भार जिसने आपको बुलाया था उस पे होगा। अगर थोड़ी देर पहले वाला एग्जांपल देखें कि आप जोधपुर में अच्छा खासे जॉब पे थे और वहाँ से आपको राजस्थान फाइनेंस कॉरपोरेशन में बुलाया गया या आपको मान लीजिए रिको में काम करने के लिए बुलाया गया, तो आप यहाँ से यहाँ तक गए तो आपको एक तो ज्वाइनिंग टाइम जो भी आपको 5 या 10 दिन मिलेंगे, तो इन ज्वाइनिंग टाइम की जो सैलरी होती है वो जितने भी दिन ज्वाइनिंग में आपने लगाए, ठीक है, की जो सैलरी होती है और उसकी जो ट्रैवलिंग वगैरह पे जो नियम अनुसार ट्रैवलिंग अलाउंस होता है वो सब कौन बेयर करेगा? वो सब वो बेयर करेगा जिसने आपको बुलाया है, यानी जो फॉरेन एम्प्लॉयर है या जो बोरोइंग अथॉरिटी है वो बेयर करेगा। वैसे ऑप्शंस क्या थे कि जाने का तो वो और आने का पैतृक विभाग, आने का तो ये और जाने का वो, आप ऑप्शन पढ़ लीजिएगा। मैं तो कह रहा हूँ सिंपल है, दोनों के दोनों ही वैदेशिक नियोजक पे है, जिसने हमें बुलाया है वो है। तो एक बार इस नियम को एक बार लास्ट देख लेते हैं। नियम 144 क्या कहता है कि वैदेशिक सेवा में जो फॉरेन सर्विस में कर्मचारी डेप्यूट किया गया है वो वैदेशिक नियोजन से वेतन प्राप्त करने की तारीख, मतलब कब से प्राप्त करेगा, तो इसका भी मैं नियम बताता हूँ। सपोज कीजिए कि आपने 14 अप्रैल को, तारीख मान लो कोई सी भी मान सकते हो, 14 अप्रैल को आपने यहाँ पे चार्ज हैंड ओवर कर दिया, है ना। रेलिंक्विश वर्ड आता है, एक इंग्लिश में अभी टर्म आएगी रेलिंक्विश। जैसे ही आपने अपना जो भी चार्जेस थे उनको रेलिंक्विश कर दिया, उनको हैंड ओवर कर दिया, तो आप वहाँ पे होने समाप्त हो जाते हो। उसके बाद आपका ज्वाइनिंग टाइम शुरू हो जाएगा। यूँ समझो कि यहाँ से हैंड ओवर करने के बाद जो भी मीटर घूमेगा, दैट इज़ जो भी खर्चा होगा, ज्वाइनिंग टाइम का सैलरी, जो भी खर्चा होगा वो सब। तो एक तो मैं इसमें डेट बताना चाहता था यहाँ पे काम काज संभलाने के बाद, और एक और बात लिखी है नीचे लिखी हुई, सॉरी, ऐसा कर्मचारी प्रतिनियुक्ति या वैदेशिक सेवा में आने, एक तो देखो वो आया, ये तो आ रहा है, आने तथा अवधि समाप्त होने पे, जब अवधि समाप्त हो जाएगी तो वापस अपने पैतृक विभाग में अपने मूल पद पे वापस जाएगा, तो आने का खर्चा और वापस वहाँ लौटने का खर्चा, और इसमें जो भी टाइमिंग वगैरह होगा वो सारा का सारा खर्चा इस पे लिखा है उधार लेने वाले प्राधिकारी या नियोजक द्वारा वहन या सारा बात इंग्लिश में आ रहा है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैंने 2 लाइनें इंपॉर्टेंट हाईलाइट की है कि कब से मीटर शुरू होगा, फ्रॉम द डेट ऑन विच ही relinquishes हैंड ओवर, मतलब मीन्स हैंड ओवर द चार्जेस ऑफ हिज पोस्ट इन गवर्नमेंट सर्वेंट, ठीक है। उससे पहले का खर्चा पैतृक विभाग का, इसके बाद से सारा खर्चा फॉरेन विभाग का, और एक्सपेंडिचर ऑन दिस अकाउंट शैल बी बॉर्न बाय द बोरिंग अथॉरिटी ऑफ फॉरेन। जैसा टफ होता है RSR, अगेन आई एम सेइंग कि आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, और होप वीडियो आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर वीडियो आपको समझ में आ रहे हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, बढ़िया तैयारी कीजिए। एक बार में नहीं समझ में आता, वीडियो को 2 बार 3 बार प्ले करके सुनिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसके साथ बहुत सारी कमांड होगी। बट बहुत धन्यवाद वीडियो ध्यान से देखने के लिए।